हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए मीना शर्मा, आपकी टैक्स की टीचर। मैं आप सबके लिए जुलाई 26 का मॉक टेस्ट पेपर का एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेके आई हूँ। ये वीडियो स्पेशली सितंबर 26 के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा उनको जिन्होंने एमटीपी सॉल्व नहीं किया है, जिनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं था। और सिंस आईसीआई एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, सिर्फ नंबरिंग देता है, तो ये सिंस आपको पता है एमटीपी से रिलेटेड आईसीआई एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है, तो एग्ज़ाम्स के पहले एमटीपी 1, एमटीपी 2 और आरटीपी का रिवीजन ज़रूरी है। जो नहीं कर पाए आप उसको अभी देख लीजिए, एग्ज़ाम के सुबह भी इसको 1.5 या 2 का स्पीड में देख लीजिएगा, बट ज़रूर देख के जाइएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला केस सिनेरियो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर है। हाउस प्रॉपर्टी का दे आर आस्किंग फॉर द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है इस सम में? पहले एमसीक्यू सॉल्व करने का फर्स्ट रूल ये कि फर्स्ट वो पूछ क्या रहा है, बिकॉज समटाइम्स बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहता है। तो अपने जाएंगे देखेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो नेट एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मांग रहा है। तो क्या है इस समय? ये एक हाउस प्रॉपर्टी जो पुणे में सिचुएटेड है, एसएससी का नाम है रोहन। तो हाउस प्रॉपर्टी 2/3 और 1/3 है। 1/3 वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए ले रखा है और 2/3 वो कमर्शियल यूज के लिए रेंट आउट कर रखा है। फेचिंग ए मंथली रेंट ऑफ ₹12,000। फेयर रेंट इज एस्टिमेटेड एज ₹30,000 पर मंथ। वो लेट आउट पोर्शन के लिए दिया हुआ है, मैंने ऐसे बना होल प्रॉपर्टी और लेट आउट शेयर। तो फेयर रेंट 30,000 इंटू 12, 3,60,000 दिया हुआ है। म्यूनसिपल वैल्यू भी फुल हाउस का दिया हुआ है 2,40,000, अपने लेट आउट का निकाल लेंगे। 240 इंटू 2/3 1,60,000। स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है होल प्रॉपर्टी का 3 लाख। 3 लाख को भी अपने ऑब्वियसली 2/3 में 2 लाख आ जाएगा। तो फर्स्ट अपना स्टेप क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी में? स्टैंडर्ड रेंट निकालने का। तो स्टैंडर्ड रेंट होता है क्या है? पहले मैक्सिमम म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, और वो सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट होता है। तो म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में मैक्सिमम हो गया 3,60,000, बट 3,60,000 इज रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट ऑफ 2 लाख। तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट आ गया 2 लाख। एंड देन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, मैक्सिमम होता है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का। तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख, एक्चुअल रेंट है 12,000 इंटू 12, 1,44,000। तो इसका अपने निकाल लेंगे मैक्सिमम 2 और 144 का, तो 2 लाख। तो अपना ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 2 लाख। सिंस इसमें म्यूनसिपल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया 2 लाख, कैसे बना देते हैं, लेस म्यूनसिपल टैक्सेस। तो म्यूनसिपल टैक्सेस तो हमेशा म्यूनसिपल वैल्यू के ऊपर 10% लगेगा, तो 240 का 10%। बट ये मत भूल जाइएगा 2/3, क्योंकि लेट आउट पोर्शन 2/3 है, तो 2/3 आ जाएगा अपना 16,000। 2 लाख माइनस 16,000, 1,84,000। ये अपना नेट एनुअल वैल्यू आ गया। ये तो काफ़ी सिंपल था। ठीक है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। हाउस प्रॉपर्टी का सम है 2/3 लेट आउट था, 1/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड था। अपने को लेट आउट का ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नील ही होता है। तो नेट एनुअल वैल्यू मांग रहा था हाउस प्रॉपर्टी का, तो एक्सपेक्टेड रेंट लगाएंगे, मैक्सिमम ऑफ म्यूनसिपल वैल्यू और एफआर, फेयर रेंट सब्जेक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट और उसका एक्चुअल रेंट का मैक्सिमम निकाल लिए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख आ गया, उनसे म्यूनसिपल टैक्सेस निकालेंगे। कॉमन मिस्टेक यहाँ क्या हो जाएगा, अपने 2 लाख का 10% ना निकाल ले और 2/3 करना ना भूले, ये इसका कॉमन मिस्टेक है। सेकेंड सम पे चलते हैं। सेकेंड सम, इसमें बहुत स्टूडेंट्स ने, इवन मेरे स्टूडेंट्स ने भी बहुत गलती की थी। लोगों ने क्या गलती की थी, चलिए आज में इसमें 2 है। व्हाट दे आर आस्किंग, सम में बोल रहे, एक बार सम में आना पड़ेगा। टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रेसिडेंशियल बिल्डिंग, रोहन हैड अवेल्ड ए लोन ऑफ ₹45 लाख। वो लोन लिया था 1 अप्रैल 23 को 45 लाख का, ओके। और अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 30 जून 2024 को। तो 45,000, तो अपना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 ईयर का है,
ठीक है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा 45 लाख का 10%, 4,50,000 वो अलाउड होता है, वी नो, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में फ्रॉम ईयर ऑफ कंप्लीशन। तो 45,000 का डिवाइडेड बाई 5, 90,000 पर ईयर आ गया। और फिर सिंस ये जो लोन है, अभी आपने ये पूछा है एग्जाम में, फॉर ये इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर प्रीवियस ईयर 25-26, ये इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, 26-27 मांग रहा है, 25-26 पूछ रहा है, वो बहुत ध्यान देने का बात है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो अपना 90,000 आ गया पर ईयर, और जो करंट ईयर इंटरेस्ट है, सिंस लोन का पेमेंट हो गया 30 जून को, करंट ईयर में लोन का पेमेंट हो गया 30 जून 25 को, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स का करंट ईयर का इंटरेस्ट है अपना। ठीक है। तो 45 लाख इंटू 10%, 4,50,000, और उसका 1/4 कर दीजिए 3 मंथ्स का, तो 1,12,500। तो टोटल इंटरेस्ट क्या हो गया, 1,12,500 करंट ईयर का, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो था, जो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जाता है, 90,000। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया 2,02,500। बट रुकिए, अभी फिर जहाँ गलती किस में हुआ कि, तो उसका क्या है कि सिंस ये न्यू इसमें लिखा हुआ लास्ट एक छोटा सा लाइन में, पहले कभी भी आप सम पढ़ने जाएं हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी में, ध्यान रखिए कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है या ओल्ड टैक्स रिजीम। तो इसमें लिखा हुआ है ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, तो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में ये मेरे को लग रहा है ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में टेस्ट जरूर होगा, पेपर में देख लीजिएगा, फिर मेरे को याद कर लीजिएगा। जो इंटरेस्ट डिडक्ट, क्योंकि सेम यही पॉइंट सेट ऑफ में भी पूछा है, जो इंटरेस्ट डिडक्शन होता है अंडर सेक्शन 25B, क्योंकि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में वही मिलता है, वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउड नहीं होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंस रोहन इज अंडर द डिफॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम, इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इज नॉट अलाउड। तो जो 2,02,500 है ना, उसका 2/3 लेना है, ओनली फॉर द लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ हिडन तरीके से दिया हुआ था, आपने 2,02,500 पूरा दे देंगे। तो ध्यान रखना है, इस टाइप का एग्जाम में सम आ सकता है कि लेट आउट दे दिया, थोड़ा सा सेल्फ ऑक्युपाइड दे दिया, तो न्यू डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अपने को सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ये एकदम ध्यान पे रखने का चीज़ है। ओके, फिर आप लोग का टाइम बर्बाद किए बिना फिर वापस चलते हैं। ये बहुत इजी था, 3rd नंबर, बट स्टिल बहुत लोगों ने इसको रॉन्ग किया, बहुत लोगों ने रॉन्ग किया। तो सिंस आपने NIV निकाल लिया था 1,84,000 फर्स्ट MCQ में, नेट एनुअल प्रॉपर्टी, फिर अपना स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, सेल्फ ऑक्युपाइड को तो मिलेगा ही नहीं, 55,200, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपने निकाला था 135 का, इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 6,200। ये लॉस आ गया है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट में अपने निकाला नेट एनुअल वैल्यू, सेकंड स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 30% मिलता है, वो उससे माइनस किया, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अपने को मिलता है, सेल्फ ऑक्युपाइड का भी मिलता है, बट सिंस डिफॉल्ट में नहीं मिलता है, तो व्हाट वी विल डू, अपने सिर्फ लेट आउट शेयर जो 1,35,000 का है उसको ही माइनस करेंगे, तो उससे लॉस आ जाएगा 6,200। बट वी हैव टू रिमेंबर दिस थिंग कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सेट ऑफ नहीं होता है हाउस प्रॉपर्टी के लॉस का, तो वो आपको नहीं मिलेगा। ये एकदम इजी सम था, ये सिर्फ इसका आएगा आंसर 2 लाख इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि इसका सेट ऑफ नहीं होगा, ये लैप्स हो जाएगा, वही इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको इसका चाहिए सोल्यूशन तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट में मांग सकते हैं, आपको मिल जाएगा, इसका PDF आपको मिल जाएगा। इसके कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक है जो मैंने आपको बोला है वो भी लिखा हुआ है। अब सेकंड पे चलते हैं, सेकंड केस सिनेरियो, 9 मिनट का वीडियो मैं चाहती हूँ, एकदम छोटा से छोटा ही वीडियो बने।
और इसको आप 1.5 पर, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी, आई रिक्वेस्ट एवरीवन जो भी सितंबर 26 का एग्जाम देने जा रहा है, आइदर आप सॉल्व करो, नहीं तो कोई भी वीडियो देख लो और इसको 1.5 या 2 पे देख लेना। तब मिस्टर प्रकाश है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनके बारे में बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो पहले क्या मांग रहा है, पहले अपने ये देखो कि प्रकाश क्या है, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, दे आर आस्किंग फॉर द रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पूछ रहा है कि इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, ट्रैवल रिकॉर्ड्स चाहिए था, ये चाहिए था, इसमें कोई काम का चीज़ नहीं है। इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस में देखो कब आया था इंडिया में, कब गया, तो इमीडिएट यहाँ पे आते हैं, डिटेल लिखते हैं कि टू विजिट देयर सन, स्पाउस टू सिंगापुर टू विजिट देयर सन, डिपार्चर फ्रॉम इज इंडिया ऑन 27 सितंबर। 27 सितंबर को गया था इंडिया से और रिटर्न आया था 31 मार्च 2026 को। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट इसमें क्या कॉमन मिस्टेक है, मेरे स्टूडेंट ने भी किया था, वो भी 180 डेज निकाल ली थी, मार्क्स कट गया था। 31 मार्च को भी आपको ऐड करना है, ये आप कर सकते हो, क्योंकि वो फर्स्ट, यानी वो फर्स्ट इंडिया में कब था, वो 1 अप्रैल 25 से 27 सितंबर तक वो इंडिया में था। ओके, उसके 27 सितंबर को गया, अपने को पता है अपने दोनों डे लेते हैं, डिपार्चर का भी डे और डे ऑफ रिटर्न, दोनों डेज इंक्लूसिव होता है। तो फर्स्ट 27 को गया था तो उसको अपने लेंगे, बट वो 31 मार्च को आ गया था तो 1 डे को अपने और एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे, तो टोटल आएगा 181 डेज। देखो क्या होता है, ठीक है, वो 180 डेज भी मेरे स्टूडेंट निकालिए, 181 डेज अभी आया तो भी वो नॉन रेसिडेंट रहेगा, बट इसमें भी एक मार्क्स होता है डी कैलकुलेशन का, हाफ या आधा। तो अगर आपका गलत हो जाता है तो आपका मार्क्स कटता है। तो मेक श्योर करना इस तरह का, जैसे वो जा रहा है एक डिपार्चर में और अगर वो आ गया, जैसे इसमें 31 मार्च को वो आ गया, तो ये 1 डे को याद करना मत भूलना। तो वो डिपार्चर हुआ था 27 को, तो वो टोटल आया 180 डेज, 180 प्लस 181 डेज। अपने को पता है 61 का डेज का है कि स्टे इन इंडिया, प्रीवियस ईयर में उसका स्टे होना चाहिए 182 डेज का। तो ये 181 डे बेसिक कंडीशन ए में वो फेल हो गया, बेसिक कंडीशन ए में वो फेल हो गया, 181 डेज 182 से कम है तो वो नॉन रेसिडेंट है, बेसिक कंडीशन ए फुलफिल नहीं कर पा रहा है। फिर अपने सेकंड डेज पे, सेकंड कंडीशन पे जाएंगे बेसिक पे कि स्टे उसका 60 डेज का होना चाहिए प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, एंड देन 60 डेज का होना चाहिए, और प्रीसीडिंग 4 ईयर में उसका 365 डेज का स्टे होना चाहिए। तो वो भी उसका दिया हुआ है, ही स्टेड इन इंडिया प्रीसीडिंग 4 फाइनेंशियल ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये पता है ना, प्रीसीडिंग ईयर्स में 180 डेज, 182 डेज, और सेकंड कंडीशन में 60 डेज, और 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये ध्यान पे रखना है। उसको छोड़ के पीछे का 4 दिन पे जाना है, करेंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के लास्ट का पीछे का 4 प्रीवियस पे जाना है। तो दिया हुआ है 320 डेज है, तो 365 से कम है तो भी वो फेल हो गया, तो दोनों बेसिक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो नॉन रेसिडेंट। ओके, ज़्यादा इजी था। फिर इसी सब में है, अब सिंस इसमें काफ़ी सारा अननेसेसरी का इन्फॉर्मेशन है, तो पहले अपने क्वेश्चन देखेंगे फिर आंसर पे जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन ये, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 IB ऑन सच रेंट बाय मिस्टर विकास। तो देखते हैं कहाँ है, कहाँ वो रेंट दे रहा है। परचेजेज सेकंड पैरा पे है, सेकंड पैरा पे है, रेसिडेंशियल विच इज लेट आउट टू मिस्टर विकास, इज सैलरीड एम्प्लॉई है, एक सैलरीड एम्प्लॉय को अपना घर रेंट पे दे रखा, मंथली रेंट ऑफ रुपीज 75,000। मिस्टर प्रकाश क्लेम इज रेंटल इनकम कंसिस्ट इतना, हाउएवर इज बैंक स्टेटमेंट रिवील एडिशनल ट्रांजेक्शन। मिस्टर प्रकाश बोला था मेरा यही रेंट है, वो बाद में जाएंगे, उसमें भी अपने को नहीं चाहिए, अभी ये बोल रहा है। तो सिंस 194 IB क्या बोलता है, 194 बोलता है कि पेई हमेशा आपका रेसिडेंट होना चाहिए, यहाँ पे प्रकाश क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट हो गया, तो 194 IB एप्लीकेबल होगा ही नहीं। कि बोल रहा है अप्लाइज ओनली व्हेन रेंट इज पेड टू रेसिडेंट लैंडलॉर्ड, में बोली ना, पे ही हमेशा रेसिडेंट होना चाहिए बाय एन इंडिविजुअल HUF नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट, क्योंकि मिस्टर विकास भी एक सैलरीड एम्प्लॉई है, उसको टैक्स ऑडिट नहीं लग रहा है, और मिस्टर प्रकाश नॉन रेसिडेंट है तो TDS ऑन रेंट
पेड टू हिम फॉल अंडर सेक्शन 195 नॉट 194 IB। नॉन रेसिडेंट का पेमेंट 195 में जाता है। कभी आपको नहीं भी आया डिफॉल्ट रूल, अगर नॉन रेसिडेंट का पेमेंट आपको नहीं याद आ रहा है, देखिए ये सब शॉर्ट ट्रिक है। अगर आपको डाउट लग रहा है इसमें भी ये तो MCQ है, बट अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, अगर आप अल्टरनेटिव आंसर देते हो तो ICAI उसका मार्क्स देता है। अब इन केस आपको लग गया कि 195 एक डिफॉल्ट रूल है, नॉन रेसिडेंट्स को पेमेंट हो रहा है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द TDS सेक्शन, तो अल्टरनेटिव आंसर, जैसे अल्टरनेटिव आंसर कर दो कि 195 में TDS कटेगा, तो मे भी आपको मिल सकता है। सोचने से अच्छा अगर आप फास्ट रहते हो, तो अगर इफ देर इज ए टाइम पॉसिबिलिटी है टाइम का, तो हमेशा एक अल्टरनेटिव आंसर दो, ज़्यादा सोचने से अच्छा करो। तो 195 एक नॉन रेसिडेंट का डिफॉल्ट है, नहीं समझ में आए, नहीं याद रहे तो 195 में डाल दो, ठीक है। ये तो MCQ है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टैक्स अंडर हाउस, तो ये D होगा इसका, क्योंकि मिस्टर प्रकाश नॉन रेसिडेंट है। 194 IE और 194 IB दोनों में पे ही रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी, ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, बार बार पूछता रहता है। अब ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर प्रकाश। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट अराइज टू मिस्टर प्रकाश सिंस इज ए नॉन रेसिडेंट, ये बात सही नहीं है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी शैल नॉट अराइज since Mr. Prakash is a resident senior citizen, he has no income chargeable under the head PGBP advance एडवांस टैक्स, ये भी बात सही नहीं है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी सेल अराइज सिंस ए नॉन रेसिडेंट, ये बात भी सही नहीं है। तो एडवांस टैक्स लायबिलिटी सेल अराइज सिंस हिज टैक्स लायबिलिटी इज नॉट लेस देन ₹10,000। दिस इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर तो ये क्या होता है, पहला ये पता होना चाहिए कि जो एग्जेम्पशन होता है एडवांस टैक्स में अंडर सेक्शन 207, वो कब होता है, जो TDS TCS के बाद थोड़ा लास्ट का प्रोवाइजो उसमें रहता है कि कब कब एडवांस टैक्स नहीं लगता है। और कोई कोई समय होता है ना जिनका PGBP का इनकम नहीं होता है, कुछ सेक्शन है वहाँ पे, एक बार जाके देखो उस पे है ये। तो ये रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को लगता है, ओनली अवेलेबल ओनली टू रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसका PGBP का इनकम नहीं होता है। तो सिंस वो नॉन रेसिडेंस है, उस पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होता है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका इनकम 10,000 हो या उससे ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं रहता है। इसको रेसिडेंशियल स्टेटस, इसका कोई रूल नहीं है, नॉट लिंक टू रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके। नॉन रेसिडेंट के साथ लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि नो एडवांस टैक्स, नॉन, नहीं, रॉन्ग लॉजिक है। नॉन रेसिडेंट्स को भी लगता है एडवांस टैक्स ऑन इंडियन इनकम, और वो जो 207 का जो एग्जेम्पशन है वो उन लोगों को लगता है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन का जिनका PGBP का इनकम नहीं होता है, ओके। तो ये ध्यान पे रखने का है, एक बार पढ़ लेना क्या होता है। इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है जस्ट गो थ्रू वंस, इससे आगे पीछे में पूछ लेता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे, और आपका कोई भी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट ऑफ फॉर योर एग्जाम्स। मैं MTP 2 का भी सोल्यूशन लेके आऊँगी, आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए। कुछ भी है क्वेरी तो आप मेरे टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, और कोई भी PDF चाहिए तो यू कैन आस्क इन माई टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।